नमस्कार बच्चों। अभी तक आपके 5 पाठ हो चुके हैं। आज एक कक्षा 8 का 6वां पाठ है। शीर्षक है मेले का ऊंट। इसके लेखक हैं बाल मुकुंद। बाल मुकुंद गुप्त यानी लेखक के बारे में पहले जान लीजिए, क्योंकि लेखक के बारे में पूछा जा सकता है। बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म रोहतक जिले के गुड़यानी नामक गांव में सन 1865 में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। सन 1886 में इन्होंने मिडिल परीक्षा पास की और बाद में इन्होंने हिंदी सीखी और मसरा नामक अखबार में लेख लिखे। सन 1886 में ही ये अखबार चुनार के संपादक नियुक्त किए गए। यहीं से इनका व्यक्तित्व, इनका व्यवस्थित पत्रकार का जीवन शुरू हुआ। इन्होंने हिंदुस्तान, हिंदी, वंगभाषी और भारत मित्र आदि समाचार पत्रों का कई वर्षों तक संपादन किया। ये राष्ट्रीय जागरण के अग्रणी पत्रकार थे। इनकी प्रसिद्ध रचना शिव शंभू के चिट्टे का जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा। इनके लेखों में अंग्रेजी राज्य के अन्याय, अत्याचार और शोषण का विरोध है। इनकी मृत्यु सन 1907 में हुई। इन्होंने निबंध लेखन की एक नई शैली का आविष्कार किया, यानी इन्होंने निबंध शैली का एक नवीन आविष्कार किया है, जिसे चिट्ठा कहते हैं। यह चिट्ठा पाठकों के मन में राष्ट्रीयता के भाव को जगाने का कार्य करता था। अर्थात चिट्ठा नामक इन्होंने एक लेख लिखा और उस चिट्ठे को पढ़कर राष्ट्रीय भावना जागृत होती हैं। तो इस प्रकार की राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए इन्होंने इसका संपादन किया। गुप्त जी ने निबंधों की रचना की है। गुप्त निबंधावली में इनके अधिकांश निबंध संग्रहित हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी की रचनाओं में निर्भीकता और विनोदपूर्णता के दर्शन होते हैं। तो इसमें ये तो था। अब जैसे कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे ऊँटलो मतलब ऊँट, वात्सल्य माने ममता, बावला माने पागल, कठेते माने कहाँ से, गवैया माने गाने वाला, कल माने चैन या अगला दिन या मशीन। 3 अर्थ होते हैं कल के। कल माने चैन, कल माने अगला दिन और कल माने मशीन। तो ये था भी लेखक के संदर्भ में और कुछ कठिन शब्दार्थ। अब आइए इस मंथन के बारे में, यानी मेले का ऊंट जो है, तो लेखक ने बताया है कि मानवता के विकास के 2 आधार स्तंभ हैं, समाज और संस्कृति। यानी कौन कौन से विकास के आधार के स्तंभ हैं? समाज और संस्कृति। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है मनुष्य? सामाजिक, क्योंकि वो समाज में रहता है और समाज में ही उसका उन्हीं के गुणों को ग्रहण करता है। उसके बिना उसका विकास संभव नहीं। अर्थात जब कोई समाज हो, उसमें देखे कोई उन्नत हो रहा, तब तो हमारा विकास होगा। और बिना समाज के क्या खाते पीते रहेंगे, कुछ विकास नहीं हो पाएगा। तो संस्कृति मानवीय आदर्शों, मूल्यों एवं मान्यताओं का समूह है। इसके द्वारा देश के समस्त संस्कारों का बोध होता है। जीवन स्थिर और जड़ नहीं है, अर्थात जीवन गतिशील है। समय कभी नहीं रुकता, समय हमेशा बढ़ता रहता है। इसलिए संस्कृति भी जड़ और स्थिर नहीं है। अर्थात जैसे जैसे समय बदलता जाता है, हमारी संस्कृति भी आगे बढ़ती जाती है। समाज के आर्थिक और सामाजिक जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं और साथ ही साथ सांस्कृतिक जीवन भी बदलता रहता है। अर्थात जैसे जैसे समाज में आर्थिक या सामाजिक परिवर्तन होते हैं, उसी के साथ हमारा
सांस्कृतिक जो जीवन है वो भी बदलता जाता है। आधुनिक पीढ़ी अपनी संस्कृति और सभ्यता से दूर होती जा रही है। जो हमारी प्राचीन संस्कृति और जो सभ्यता थी आज उससे दूर हो रही है। कहाँ पहले चरण स्पर्श को महत्व दिया जाता था, लेकिन आजकल जाना, गले मिलना या नमस्कार करना भी शेष रह गया है। जिनके आधार पर मनुष्य ने विकास और प्रगति तो की है, परंतु अब उसे भूलकर आधुनिक चकाचौंध हो गया। यानी उसी संस्कृति पर हम आगे इतने बड़े हुए हैं, लेकिन आज पुरानी सभ्यता के कारण हम यहाँ सब कुछ भूल चुके हैं। अतः हाँ, तो अभी आपने देखा कि मानवता के विकास के दो आधार संबंधाएं हैं। जिनके आधार पर मनुष्य ने विकास किया तो प्रगति की है, परंतु अब उसे भूलकर आधुनिक चकाचौंध हो गया है। भारत मित्र संपादक जीते रहो, दूध बतासे पीते रहो। भांग भेजी सो अच्छी थी, फिर वैसे ही बेचना। गत सप्ताह आपके पत्र भारत मित्र में टटोलते हुए मोहन मेले के लेख पर निगाह पड़ी। पढ़कर आपकी दृष्टि पर अफसोस हुआ। भाई, आपकी दृष्टि गद्य की सी होनी चाहिए, क्योंकि आप संपादक हैं। अर्थात संपादक छोटी छोटी वस्तुओं पर निगाह करता है, किंतु आपकी दृष्टि गद्य की सी होने पर भी उस भूखे गद्य की सी निकली, जिसने ऊंचे आकाश में चढ़े चढ़े भूमि पर गेहूं का एक दाना पड़ा हुआ था देखा, और उसके नीचे जो जाल बिछ रहा था वह उसे नहीं छूआ। यहाँ तक कि उस गेहूं के दाने को चुभने से पहले जाल में, अर्थात संपादक को उन्होंने तुलना उन्होंने गिद्ध से की। जैसे गिद्ध की दृष्टि होती है, वो ऊंचे आकाश में उड़ते हुए अपने शिकार को खोज लेता है, तो उसी प्रकार लेखक संपादक से सम्मान जो कह रहा है कि आपकी दृष्टि ने नीचे पड़े हुए गेहूं को तो देख लिया, लेकिन उसके ऊपर जो जाल बिछा हुआ था उसको आप नहीं देखते। और आप गेहूं के लालच में, गेहूं खाने के लालच में आप नीचे उतरे और उस जाल में फंस गए। अर्थात कितना भी सियाना हो, फिर वो अपने ही सियानपन में पकड़ा जाता है। अर्थात जैसे गिद्ध था, उसने अनाज का दाना एक नीचे देखा, उसे खाने के लिए झपटा, नीचे जाल बिछा हुआ था, उसे नहीं दिखाई दिया, उसमें फंस गया। तो मोहन मेले में आपका ध्यान 1-2 पैसे की पूरी की ओर गया, यानी यहाँ पूरियाँ बिक रही थी। न जाने आप घर से कुछ खाकर गए थे या नहीं। शहर के 1 पैसे की पूरी के दाम मेले में 2 पैसे हों तो आश्चर्य नहीं करता, क्योंकि मेला इसलिए लगता है लोग वहाँ कुछ कमाई करने जाते हैं। अर्थात जो बाजार में 1 पैसे की मिलती है, वहाँ 1.5 पैसे या 2 पैसे की मिलती है। क्यों? बेचारा अपना सामान लाद कर ले जाता है, वहाँ खाना खर्चा करता है, और यदि जमीन के टैक्स मेले में तो उसका टैक्स भी देना पड़ता है, तो सब मिलाकर उसे उसका भाव दोगुना करना पड़ता है। 4 पैसे भी हो सकते थे, यानी 2 पैसे भी लग सकते, 4 पैसे, यानी जितना बड़ा मेला हो, जितना खर्च उसका लगेगा, उसी हिसाब से वो उसके दाम बढ़ाता है। तो शहर के 1 पैसे और यहाँ के 4 पैसे बराबर थे। यह क्या देखने की बात थी? आपने व्यर्थ की बहुत सी बातें देखी, पर काम की एक भी बात देखी। दाईं ओर जाकर आप 1100 संतरों का एक पोस्ट कार्ड देखा, पर बाईं तरफ बैठा हुआ ऊँट आपको न दिखा। बोले वहाँ संतरों का कार्ड दिखाए, 100 संतरों का एक पोस्ट कार्ड, लेकिन बाईं ओर जो ऊँट बैठा हुआ था वो नहीं देख पाए, ना आपको दिखाई दिया। बहुत से लोग इस ऊँट की ओर देखते थे और हंसते थे। कुछ लोग कहते हैं कि कलकत्ते में ऊँट नहीं होता। ये लोगों में विश्वास शहर में कहाँ से ऊँट आए? तो कुछ लोग कहते थे कि कलकत्ते में ऊँट नहीं होता, इसलिए मोहन मेले वालों ने इस विचित्र जानवर का दर्शन कराया। जो मोहन मेले लगा तो मोहन मेले वालों ने ऊँट ले जाकर वहाँ
खड़ा कर दिया। अर्थात उन्हें मालूम था कि शहरों में ऊँट घोड़े बहुत कम दिखाई देते हैं, इसलिए ऊँट ले जाकर उन्होंने मेले में खड़ा कर दिया। तो इसलिए मोहन मेले वालों ने विचित्र जानवर के दर्शन कराए। बहुत सी शौकीन बीबियाँ, कितने ही फूल बाबू ऊँट का दर्शन करके खिलते दांत निकालते चले गए। अर्थात उसने टिकट लगा रखा था, वो आए ऊँट के दर्शन करने और हंसते हुए चले गए। देखो ऊँट ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ ये जानवर कम पाए जाते हैं और शहरों में वहाँ पालने वाला भी कम होता है, इसलिए वो उसके दर्शन करने आए और खिलखिलाकर वहाँ से हंसते हुए चले गए। कुछ मारवाड़ी बाबू भी आए और झुक झुक कर उस काठ के घेरे में बैठे ऊँट की तरफ देखे। जो मारवाड़ी गए उन्होंने देखा कि जानवर कैसा है, फिर नीचे से देखा, ऊपर से देखा कि जानवर कैसा है, कितना सुंदर दिखाई देता है। ये सब मारवाड़ी थे। तो झुक झुक कर गिरी। एक ने कहा ऊँटड़ो है, ऊँटड़ो। ऊँटड़ो मारवाड़ी भाषा में ऊँट को कहते हैं। दूसरा बोला ऊँटड़ो कठैते आयो। कठैते माने कहाँ से, ये ऊँट कहाँ से आया है। ऊँट ने यह देख दोनों ऊँटों को फड़फड़ाते हुए थुतनी फटकारी। मतलब ऊँट ने भी ऐसे भांगे की तरह से मैंने सोचा कि ऊँट जरूर ही मारवाड़ी बाबू से कुछ कहता है। जी मैं सोचा चलो देखें वह क्या कहता है, क्या उसकी भाषा मेरी समझ में आएगी। मारवाड़ियों की भाषा में समझ लेता हूँ, तो क्या मारवाड़ के ऊँट की बोली भी समझ में ना आएगी। मतलब जब मैं मारवाड़ी की भाषा समझ लेते तो बोले हो हमको उसकी बोली भी समझ में आना चाहिए। इतने में तरंग कुछ अधिक हुई और ऊँट की बोली साफ साफ समझ में आने लगी। अर्थात ऊँट को बोला और बोली आना समझ में आने लगी। ऊँट की बोली साफ समझ में आने लगी। ऊँट ने मारवाड़ी बाबू उसको कहा, बेटा तुम बच्चे हो, तुम मुझे क्या जानते हो। यदि मेरी उम्र का कोई होता तो मैं जानता, साथ बूढ़े लोग होते तो जानता नहीं। तुम्हारे बाप के बाप जानते थे कि मैं कौन हूँ। तुमने कलकत्ते के महलों का जन्म लिया, तुम कोटरों के अमीर हो। मेले में बहुत सी चीज़ें हैं, उन्हें देखो और यदि तुम्हें कुछ फुर्सत हो तो लो सुनो, मैं सुनाता हूँ। ये उन अपने मन में चला रहा है। आज के दिन तुम विलायती चिकन टमटम और जोड़ियों पर घूम सकते हो, जिनकी कतार तुम मेले के द्वार पर मीलों तक छोड़ाए। तुम उन्हीं पर चढ़कर मारवाड़ से कलकत्ते नहीं पहुँचे। अर्थात जो वहाँ पर रेगिस्तान है, मार्केट में हमको देखा वो वहीं से चढ़ना शुरू करके आए, नहीं तो वहाँ तो केवल एक गाड़ी चलती। ये सब तुम्हारे साथ की जर्नी हुई। तुम्हारे बाप 50 साल के भी नहीं होंगे, इसलिए वे भी मुझे भली बात नहीं करता, लेकिन उनके भी बाप को मैंने पीठ पर लाकर कलकत्ते पहुँचाया। यानी प्राचीन काल में इन्हीं ऊँटों और घोड़ों पर सवार होकर लोग शहर में पहुँचे। वे होते तो मुझे कहता है। आज से 50 साल पहले वे मैंने मारवाड़ से मिर्जापुर तक और मिर्जापुर से रानीगंज तक कितने ही फेरे किए। महीनों तुम्हारे पिता के पिता तथा उनके भी पिताओं का घर मेरी पीठ पर रखा। जिन स्त्रियों ने तुम्हारे बाप और बाप के भी बाप को जना है, वे सदा मेरी पीठ को ही पास की समझ। मारवाड़ में मैं सदा तुम्हारे द्वार पर हाजिर रहता था, पर यहाँ वह मौका कहाँ। इसी से इस मेले में मैं तुम्हें देखकर आंखें निकल करने आया। तुम्हारी भक्ति घट जाने पर भी मेरा वर्तक नहीं घटा। घटे कैसे? मेरा तुम्हारा जीवन एक ही रस्सी से बंधा हुआ है। मैं ही हल चलाकर तुम्हारे खेतों में अन्न
और मेरी चारा खाली पीठ पर लाकर तुम्हारे साथ पहुँचा। यहाँ कलकत्ते में जल की कल है, गंगा जी है, जल पिलाने को लाकर कहा, पर तुम्हारी गंदगी है मेरी पीठ पर लाकर कोटों से जल लाया जाता है और मैं तुम्हारी प्यास करता हूँ। मेरी इस घायल पीठ को घृणा से मत लो, अर्थात उसके पीठ पर कुछ घाव थे, घाव को देखकर कुछ लोग सहानुभूति प्रकट कर रहे थे, तो वो कह रहे मेरी इस घायल पीठ की घृणा से मत लो, इस पर तुम्हारे बड़े पूत यानी बाप और पुत्र यानी पिता में अन्य रस्तियाँ यहाँ तक कि उतले लाकर दूर दूर तक के जाए। बोले पहले मैं ही काम चलाता था, जब रेलगाड़ियों और उनके जन्म नहीं हुआ था तब मुझको मेरी पीठ पर ही जाकर सामान्य होता था। जाते समय मेरे साथ पैदल जाते और लौटते समय मेरी पीठ पर चढ़ी हुई बिस्कुले खाते स्वर्गीय उत्सव लूट किया। जाते समय इसलिए पैदल जाते थे कि उन पर सामान लगा हुआ, इसलिए उसके साथ साथ पैदल जाना पड़ता। लेकिन जब माल उतार आते थे, खाली बैठते थे, तो उसकी पीठ पर बैठकर पूरे खाते हुए खाने से लौटा। तुम रबड़ के पहिए वाले चमड़े की कोमल गद्दीदार किचन में बैठता नहीं, वैसा आनंद प्राप्त नहीं करते। जैसे तुम पहिए कार में उसमें रबड़ की गद्दी लगी है, उसमें बैठकर जमा कर तो उतना आनंद नहीं आएगा जितना मेरी बलबलाहट उनके कानों की इतनी सुरीली लगती थी कि तुम्हारे भगवती में तुम्हारे गवैयों तथा तुम्हारी पसंद की बीवियों को सर्वोच्च महत्व न लगती, क्योंकि मैं ही उनका एकमात्र सहारा था। मेरे गले के घंटों का शब्द उन्हें सब बाजू की जा रहा था। कौन के जंगल में मुझे करते देखता वे उतने ही प्रसन्न होते थे जितने तुम अपने बगीचों में भंग पीकर पेट भरकर अवकाश देकर गुजारते हैं। तुम मनोरंजन करते हो उस समय मेरे द्वारा ही उनका मनोरंजन होता है। भंग की निंदा सुनकर मैंने उससे कहा बस बलबलाना बंद करो, यह बावला शहर नहीं है। बावला बावला मीन्स होता है पागल, यानी ये शहर पागलों का नहीं जो तुम्हें परमेश्वर समझे। तुम पुराने हो तो क्या, तुम्हारी कोई कल स्मृति नहीं, अर्थात तुम्हारा कोई तरीका सीधा नहीं। पेड़ और मेरा पेड़ भी ऊपर ऊपर निकला हुआ ऊपर नीचे गर्दन तुम्हारी एक ऊपर हो जाती है, अर्थात इस प्रकार तुम्हारा कोई भी तरीका सीधा नहीं। जो पेड़ों की छाल और पत्तों के शरीर ढांपते थे उनके बनाए कपड़ों से सारा संसार बाबू बना, जिनके पिता स्टेशन से सिर पर गठी आप होकर लाते थे उनके सिर पर पगड़ी हमारा था, अर्थात प्राचीन आपके पुरखे थे वो अपना सामान सिर पर लाते लेकिन आज उनके पर सिर पर पगड़ी बांधते तो उसका विभाग में अधिक लगते थे। कहाँ वो उतना बोझ लाते थे तो उन्होंने महसूस होता था, लेकिन आज पगड़ी का भाग जो है महसूस हो रहा है। जिनके पिता का कोई पूरा नाम ना लेकर बताता था वही बड़ी बड़ी उपाधि धारे, अर्थात जिनके पिता सम्मानित पिता का नाम ना लेता उन्हें आदर के साथ बुलाया जाता, आज वही बड़ी बड़ी उपाधियाँ धारण की दुनिया संसार का जब यही धर्म है तो मुझ पर चढ़ने वाले सदा ऊपर ही यह कुछ बात नहीं है, अर्थात जो जिस पर सवारी करता है वो उसी पर सवारी करता है। कहने का मतलब है कि प्राचीन काल में ऊँट ही मारवाड़ राजस्थान इनका सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ पशु माना जाता है, क्योंकि रेत में अन्य पशु घोड़ा वगैरह तेज नहीं कर सकते जितना ऊँट करता है। और वहाँ पानी की कमी होती, जब पैदल चलना पड़ता था तो कहो 5-5 10 पानी नहीं कहाँ थी, तो उसके शरीर में
पानी की थैली होती है, एक बार में और 2-4 बाल्टी पानी पी लेता है, अर्थात 10 या 15 दिन के लिए पर्याप्त। तो ना उसे प्यास लगती थी, कांटेदार उसका भोजन झाड़ियाँ मिल जाती, उसका भोजन कर लेता। तो इस प्रकार ऊँची उस तरह था, नहीं तो घोड़े वगैरह देखते वो चल नहीं पाएंगे, दूसरों को प्यास लगेगी, पानी कहाँ से पिलाओ। तो आदमी अपने लिए तो पानी ले जाता है, लेकिन जानवरों को कहाँ से उतना पानी पिलाए, कहाँ इतना सामान होना चाहिए, इतना वजन बढ़ा। तो वो कहता है कि पुरखे हमारे पूर्वज जो सिर पर बोझा करके आते थे, मेरे साथ सामान को लाकर दूर चले जाते थे, आज उन्हीं के पत्रों पर सिर का बोझ कम महसूस हो रहा है। और यही कारण है कि आज वो, तो कहने का मतलब ये है कि उसने अपने प्राचीन और आधुनिक सभ्यता के बारे में बताया। अब ये पाठ नहीं समाप्त।